हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने YouTube चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीएस पढ़ रहे थे, इतिहास, और इतिहास जीएस में हम राजपूत काल स्टार्ट कर दिए थे। राजपूत काल की 2 वीडियो आपको मिल भी गई होगी। हमने कल की वीडियो में लास्ट में बताया भी था कि राजपूत काल के 3 महत्वपूर्ण वंश बचे हुए हैं। एक है चंदेल, दूसरा है गढ़वाल और तीसरा है चौहान। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, और एक साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि राजपूत काल में ये तीनों लगभग एक दूसरे के समकालीन भी हैं। जहां चंदेलों की शत्रुता चौहानों से थी, वहीं चौहानों की गढ़वालों से, या इसको आप उल्टा भी करके देख सकते हैं, गढ़वालों की चौहानों से या चौहानों की चंदेलों से। तो इन चीजों को हम एक साथ में देखेंगे, और चंदेल वंश और गढ़वाल वंश को हम बहुत अधिक डिटेल में नहीं ले जाएंगे। मेन जो 4-6 पॉइंट है उसको बताएंगे। चौहान वंश में जब आएंगे तो चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान, वैसे वो अंतिम शासक नहीं थे, उसके बाद गोविंदाराज जैसे शासक हुए हैं जो मुस्लिमों की सरपरस्ती में हुए हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को डिटेल में हमको पढ़ना होगा। हम मैप देखेंगे किस कारण से, ऐसे कौन कौन से कारण थे कि पृथ्वीराज चौहान का ही मोहम्मद गोरी से युद्ध हुआ, क्या उस समय और राजपूत शासक नहीं थे। तो इन सारी चीजों को समझते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का हम पहला वंश हेडिंग लगाते हैं, चंदेल वंश। देखिए, ये सब एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए आप सबके नाम याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम चंदेल अभी पढ़ा दे रहे हैं, फिर अभी गढ़वाल पढ़ाएंगे, तो गढ़वाल पढ़ाते समय भी चंदेलों के, चंदेल शासकों के नाम आएंगे। फिर हम गढ़वाल पढ़ा देंगे, हम चौहान पढ़ाएंगे, तो वहां पर भी गढ़वालों के नाम आएंगे। इसलिए नाम बार बार रिपीट होगा, नाम आप ध्यान दीजिएगा, तभी जाके पूरी हिस्ट्री उनकी समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चंदेलों का जो संस्थापक था, चंदेलों का जो संस्थापक शासक था, उसका नाम था नन्नुक। यानी नन्नुक ही वह व्यक्ति था जिसने चंदेल वंश की स्थापना किया था। यदि हम चंदेल वंश के अगर हम साम्राज्य की बात करें, तो इनका साम्राज्य अगर आधुनिक क्षेत्र में देखा जाए तो कहाँ इसकी लोकेशन थी या कहाँ था, तो ये आधुनिक मध्य प्रदेश का क्षेत्र मान के चलिए आप, और कुछ यूपी का भी हिस्सा था, झांसी जालौन जैसे क्षेत्र थे, लेकिन आप मध्य प्रदेश मान के चलिए। अब हम इनकी बात कर लेते हैं राजधानी की। तो चंदेलों की राजधानी क्या थी? तो चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। और एक चीज आपको बताएं दोस्तों, कि अगर अभी तक किसी भी एग्जाम में अगर चंदेलों से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, तो बस यही पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिर किनके द्वारा निर्मित किए गए थे, या खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो इनकी राजधानी है, और खजुराहो में जितने भी मंदिर मिलेंगे आपको, उन सभी के सभी मंदिरों का निर्माण इन्हीं चंदेल शासकों ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चंदेलों का जो अगला शासक होता है, जो महत्वपूर्ण शासक होता है, उसका नाम था राजा धंग। राजा धंग। तो चंदेलों का शासक जो राजा धंग था, इसने खजुराहो में एक विष्णु मंदिर बनवाया था। खजुराहो में कई मंदिरों का समूह है, तो खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव ने करवाया था। इस धंगदेव की एक और विशेषता है। इन धंगदेव की विशेषता यह है कि यह एक ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने जल समाधि ले ली थी। मतलब यूं कहेंगे कि पानी में डूबकर या जल में डूबकर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वह कौन से भारतीय इतिहास के या किस वंश के शासक हैं जिन्होंने गंगा में जल समाधि ले ली थी। वो शासक थे राजा धंग थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम खजुराहो के मंदिर की चर्चा कर दी है, तो चलिए एक लाइन और नोट कर लेते हैं कि खजुराहो के मंदिरों का संबंध, खजुराहो के मंदिरों का संबंध चंदेलों से ही है। और उसमें से यदि उन मंदिरों में से यदि यह पूछ लिया जाए आपसे कि खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताइएगा राजा धंग ने करवाया था। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए। चंदेलों का संस्थापक नन्नुक हो गया, साम्राज्य आधुनिक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र लेकर, राजधानी खजुराहो, राजा धंग जो बड़ी इसके फेमस शासक हुए, खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था।
इन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी। इसके अलावा खजुराहो के सभी मंदिर जितने भी हैं उनका सब निर्माण चंदेलों ने ही करवाया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस वंश के हम अंतिम शासक की बात करते हैं और अंतिम शासक के विषय में आपको 4-6 लाइन जाननी आवश्यक है। तो अंतिम शासक चंदेलों के थे परमार्दिदेव। परमार्दिदेव तो हेडिंग लगा लीजिए आप सब, परमार्दिदेव। परमार्दिदेव जो थे ये चंदेल वंश के अंतिम शासक थे। चंदेल वंश के अंतिम शासक थे। परमार्दिदेव की का इसलिए भी प्रसिद्ध है कि आप लोगों ने 2 सेनापतियों का नाम सुना होगा, आल्हा और उदल। तो आल्हा और उदल नामक जो ये सेनापति थे वो चंदेल वंशी शासक परमार्दिदेव के ही दरबार में रहते थे। हमारे भारतीय संस्कृति में वीर रस की कुछ कविताएं लिखी जाती है तो उन्हें आल्हा का ही नाम दिया जाता है। तो आल्हा जैसी जो कविताएं हैं उनमें वीर रस प्रधान होता है। आप सुनेंगे तो आपके रोए रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये वीर रस की जो भी कविताएं लिखी जाती हैं इन्हीं आल्हा के नाम पर लिखा जाता है। उस कविता का नाम ही रख दिया जाता है आल्हा। तो ये आल्हा और उदल नामक जो 2 सेनापति थे इनका संबंध परमार्दिदेव से था, यानी परमार्दिदेव के ही यहाँ निवास करते थे। इसके अलावा परमार्दिदेव का युद्ध भी हुआ था तो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान से। मैंने अभी बताया था कि एक को पढ़ाते समय दूसरे का नाम और दूसरे को पढ़ाते समय पहले का नाम अवश्य आएगा। तो परमार्दिदेव का युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था और परमार्दिदेव इस युद्ध में पराजित हुए थे। यह बात भी आप जानते रहिए। इस युद्ध में पराजित कौन हुआ था? परमार्दिदेव ने। परमार्दिदेव पराजित हुए थे। किसने पराजित किया था? चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान ने। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान से परमार्दिदेव पराजित तो हुए थे लेकिन इनकी यूं कहें कि मृत्यु नहीं हुई थी। इनका साम्राज्य था, कुछ बाकी था। जो भी कुछ इनके एक हिस्से को पृथ्वीराज चौहान ने विजित कर लिया था, लेकिन जो भी इनका साम्राज्य बाकी था, बाद में इनका जब भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उन दिनों मोहम्मद गोरी का सेनापति था, उसका दास भी था, उसका गुलाम भी था, उसका दामाद भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दिदेव को पराजित किया था पूरी तरीके से। परमार्दिदेव को पराजित किया। तो परमार्दिदेव को पराजित कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद परमार्दिदेव के साम्राज्य को फिर उसने अपने तुर्की साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ से जाकर इनका इतिहास समाप्त हो जाता है। किसका? चंदेलों का। तो चंदेलों का इतिहास बस इतना ही है। आप 3-4 चीजें याद रखिएगा। आप संस्थापक न भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इनकी राजधानी याद रखिएगा। राजधानी इनकी थी खजुराहो। इसके अलावा इनका जो एक शासक हुआ था धंगदेव जल समाधि ली थी, खजुराहो के विश्व मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद सीधे आप आ जाइएगा अंतिम शासक इनके परमार्दिदेव थे और परमार्दिदेव के ही दरबार में आल्हा और उदल नामक 2 प्रसिद्ध सेनापति या 2 वीर सेनापति निवास करते थे, जिनकी मृत्यु पृथ्वीराज चौहान से हुए युद्ध में हुई थी। तो परमार्दिदेव इस युद्ध में पराजित हुए थे। उनके दोनों सेनापति आल्हा और उदल मारे गए थे। और लेकिन इस वंश का अंत कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। जब भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित हो जाती है तब जाके परमार्दिदेव को पराजित कर उनके साम्राज्य पर कुतुबुद्दीन ऐबक एज ए सेनापति, कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय मोहम्मद गोरी का सेनापति था, शासक तब नहीं हुआ था, इनके साम्राज्य को विजित कर लेता है। ये था चंदेलों का इतिहास। चलिए अब हम हेडिंग लगाते हैं गढ़वाल वंश। उस समय देखिए जितने भी राजपूत काल अब पढ़ते चले आ रहे हैं, इनमें से यदि सवाल पूछा जाए आपसे ये कि सबसे मजबूत या सबसे ताकतवर साम्राज्य कौन था, तो आप चौहानों को बताइएगा। लेकिन जब सबसे विशाल साम्राज्य की बात किया जाए तो गढ़वालों का साम्राज्य सबसे बड़ा था उन सब तत्कालीन राजपूत शासकों में। तो चलिए इसको हम साफ करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए स्क्रीनशॉट अच्छी चीज नहीं है, कारण यह है कि कितनी मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आप कोशिश ये किया करिए कि बढ़िया विधिवत एक नोट से बनाइए। चलिए हम इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लगाइए हेडिंग सब लोग गढ़वाल वंश। मैंने अभी आपको बताया कि राजपूत काल में जितने भी राजपूत वंश स्थापित हुए, उन सभी राजपूत वंशों में सबसे विशाल साम्राज्य किसका था? गढ़वालों का था। और गढ़वालों से इतिहास में सवाल नहीं पूछे गए हैं। जो भी सवाल पूछा जाता है वो गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद से पूछा जाता है। लेकिन हाँ, उसके पहले हम संस्थापक का नाम आपको और उनके कुछ शासकों के नाम भी बता देते हैं। आप नाम जानते रहिए, लेकिन जो भी सवाल बनता है वो सवाल जयचंद से बनता है। वही जयचंद जिसने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, और खुद एक ही साल बाद 1193 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में खुद ही मोहम्मद गोरी से पराजित होता है और उसे अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। इसने 1090 ईस्वी में, बहुत पुराना वंश नहीं था इनका, 1000, जबकि अगर चौहानों से इनकी तुलना करें तो चौहानों की सत्ता 7वीं शताब्दी में स्थापित हो गई थी। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी, लगभग 500 सालों तक चौहानों का इतिहास था। इनका नहीं। 1090 मतलब बहुत नहीं, 1090 का मतलब 1100, और उसके बाद लगभग इनकी सत्ताएं 100 साल तक रही थी। तो 1090 में चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना किया था। उसके बाद चंद्रदेव ने अपनी राजधानी जो बनाई थी, इनकी राजधानी थी वाराणसी पहले, लेकिन फिर बाद में इनकी राजधानी कन्नौज भी होती है, इसलिए इन्हें कन्नौज के गढ़वाल कहा जाता है। और चूंकि प्रारंभिक राजधानी इनकी वाराणसी थी, इसलिए गढ़वालों को काशी नरेश की भी उपमा दी गई है। तो काशी नरेश की उपमा किन राजपूत शासकों को दी गई है? तो काशी नरेश की उपमा गढ़वालों को दी गई है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो ये चंद्रदेव थे, इन्होंने महाराज की भी उपाधि धारण किया था। तो महाराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गढ़वाल वंशी शासक कौन थे? इनके संस्थापक चंद्रदेव ही थे। अब इनके पश्चात हुआ क्या? इनके पश्चात कई शासक हुए, जैसे मदन चंद्र गद्दी पर बैठता है, उसके बाद गद्दी पर बैठता है गोविंद राज, उसके बाद गद्दी पर बैठता है विजय चंद्र, उसके बाद गद्दी पर बैठता है जयचंद। मैंने अभी आपको बताया था कि जयचंद से सवाल अधिक पूछे जाते हैं, और जयचंद का शासनकाल भी आप जानते रहिए 1170 ईस्वी से 1193 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। तो अब आप इतने नाम जान लिए हैं, तो अब आप सीधे हेडिंग लगा लीजिए जयचंद, और जयचंद के बारे में 2-3 लाइन आप अवश्य जान लीजिए। तो हेडिंग लगाइए सब लोग जयचंद। जयचंद की सत्ता थी 1170 ईस्वी से 1193 ईस्वी तक। देखिए जयचंद को समकालीन माना जाता है चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के। अगर पृथ्वीराज चौहान की सत्ता की बात करें तो गद्दी पर 1178 पे बैठते हैं, ये 8 साल पहले यानी 1170 में, लेकिन समकालीन उन्हीं के माना जाता है। कौन? जयचंद। जयचंद ने, ऐसा माना जाता है कि जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। तो जयचंद की पुत्री संयोगिता, ये सारी चीजें आपको डिटेल में या इस इतिहास की जानकारी हमको पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो थे चंद्रबरदाई, उनके द्वारा लिखित पुस्तक पृथ्वीराज रासो में मिलती है। तो उनकी पुत्री, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, और इसी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान
ने विवाह किया था। और यह विवाह एक तरीके से ऐसे कहा जाए कि संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया विवाह एक तरीके से संयोगिता का हरण करके किया था। इसलिए जयचंद की स्वाभाविक शत्रुता बन गई किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तो इसीलिए जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या थी? भीषण शत्रुता थी। और इसी शत्रुता के कारण ही जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का आमना सामना होता है तो इस युद्ध में जयचंद मोहम्मद गोरी का साथ देता है। तो जयचंद भारतीय इतिहास का वह शासक है जिसने शत्रुओं का साथ दिया है। तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। और इसके अलावा लेकिन जब 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान खुद तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाते हैं, उसके बाद देखिए ऐसा होता ही है कि अगर आप किसी शत्रु की मदद करते हैं तो वो शत्रु आपको तब तक पालता है जब तक आप उसके काम के लायक हैं, और जिस दिन उसको पता चलता है कि आप उसके काम के लायक नहीं है उस दिन वह आपको भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। तो जयचंद के साथ वही हुआ। जब पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो जाते हैं, उसके एक साल बाद ही 1193 ईस्वी में, उसके ठीक एक साल बाद 1193 ईस्वी में एक बड़ा फेमस युद्ध होता है। इसका नाम है चंदावर का युद्ध। और यह युद्ध अभी तक जो जयचंद का मित्र था मोहम्मद गोरी, अब वह शत्रु के रूप में सामने खड़ा था। उसका नाम था मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ कौन था? जयचंद था। इन दोनों के बीच ही चंदावर का युद्ध होता है और इस युद्ध में जयचंद पराजित होता है, मोहम्मद गोरी विजित होता है और जयचंद यानी कि गढ़वालों का पूरा साम्राज्य तुर्की सत्ता में या मोहम्मद गोरी की सत्ता में मिला लिया जाता है, उसके साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अब यहीं से गढ़वालों का अंत हो जाता है, चौहानों का भी लगभग अंत और गढ़वालों का भी लगभग अंत। तो ये चीजें मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि इनका इतिहास लगभग एक दूसरे के समानांतर ही चलता रहेगा। एक को पढ़ाने के साथ साथ दूसरे का इतिहास भी बताना आवश्यक होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, आप एक पुस्तक का नाम सुने होंगे नैषध चरित। तो नैषध चरित नामक पुस्तक के लेखक जो श्रीहर्ष थे वो जयचंद के ही दरबार में निवास करते थे। इसको भी नोट कर लीजिए। आपका पुस्तक का नाम है, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। पुस्तक है नैषध चरित। अगर इसको संस्कृत में बोले तो नैषध चरितम बोला जाता है, लेकिन नैषध चरित ये पुस्तक है और इसके जो लेखक थे उनका नाम था श्रीहर्ष। तो ये श्रीहर्ष जो नैषध चरित नामक पुस्तक के लेखक हैं वो किसके दरबार में निवास करते थे? जयचंद के ही दरबार में निवास करते थे। तो ठीक है, इतनी चीजें नोट कर लीजिए। अब हम सीधे आते हैं चौहानों पर। चौहान में हम पृथ्वीराज चौहान को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वहां से सवाल आता है। कारण यह है कि पृथ्वीराज चौहान का पराजित होना भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसीलिए उनको अंतिम हिंदू शासक भी दिल्ली का माना जाता है। उसके बाद लगभग कई सदियों तक भारत में तुर्की सत्ता स्थापित रही और फिर उसके बाद अंग्रेज आए। उसके बाद फिर अंग्रेजों के जाने के पश्चात देश में लोकतंत्र हावी है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम आप नोट करिए, यह हेडिंग लगा लीजिए, चौहान वंश। थोड़ा सा आप पीछे चलिएगा। जब मैं आपको मौर्योत्तर काल पढ़ा रहा था तो मैं शुंग, कर्ण व सातवाहन वंश एक साथ पढ़ाया था। तो वहां पर मैंने जब कर्ण वंश का संस्थापक बताया था तो वहां हमने कुछ बात बताई थी और आपको याद हो तो बताएं, न याद हो तो जाके मौर्योत्तर काल वाली वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, देखिएगा। और अंतर ये था कि मैंने ये कहा था कि कर्ण वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था वसुदेव, और जबकि एक मिलता जुलता और नाम मिलता है वासुदेव, वो में आ की मात्रा लगा दिया गया तो वासुदेव हो गया और हटा दिया गया तो वसुदेव हो गया। तो वसुदेव जो था वो कर्ण वंश का संस्थापक था, जबकि जो वासुदेव था वह किस वंश का संस्थापक था? वह चौहान वंश का संस्थापक था। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग, चौहान वंश। चौहान वंश की जो सत्ता थी वो भारत में मानी जाती है 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक।
चौहान वंश का जो संस्थापक था, मैंने अभी आपको बता ही दिया कि उसका नाम था वासुदेव। चौहान वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था वासुदेव। वासुदेव के विषय में जानकारी जो मिलती है, अभिलेख का नाम याद रखिए, बिजौलिया अभिलेख। बिजौलिया अभिलेख। और इस बिजौलिया अभिलेख के अनुसार एक महत्वपूर्ण चीज़, बिजौलिया अभिलेख में ऐसा कहा गया है कि राजस्थान में एक झील है, सांभर झील, जो खारे पानी की झील मानी जाती है। तो इस सांभर झील का निर्माण बिजौलिया अभिलेख में लिखा गया है कि वासुदेव ने ही करवाई थी। वही वासुदेव जो चौहान वंश के क्या थे, संस्थापक थे। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अगर हम एक एक शासकों के नाम गिनाएं तो चौहान वंश में लगभग कुल 34 शासकों ने सत्ता संभाली है। अब इन 34 शासकों में आपको किसी को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बस सीधे 3 और शासकों के नाम जानने हैं। एक है अजय राज, दूसरे हैं अरुणोराज और तीसरे हैं पृथ्वीराज तृतीय। वही पृथ्वीराज तृतीय जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। एक बार बीएड के एंट्रेंस के एग्जाम में यही पूछ लिया गया कि पृथ्वीराज चौहान जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध शासक है वह थे, विकल्प में था पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने बता ही दिया कि चौहान वंश में कुल 34 शासक हुए थे, तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे। इनसे पहले 2 पृथ्वीराज चौहान वंश में और शासक हो चुके थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 34 शासक हुए, इन 34 शासकों ने ही मिलकर 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक क्या किया था, शासन किया था। चलिए अब अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं हम उनको देखते हैं। इस वंश के एक शासक हुए अजय राज। अजय राज, तो अजय राज जो चौहान वंश के शासक हुए, तो अजय राज ने 1193 ईस्वी में, सॉरी 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना किया था। वही अजमेर जहां आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसीलिए वो प्रसिद्ध है, इसीलिए वो फेमस है आज। तो 1113 ईस्वी में इस अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने किया था, जो कौन थे, चौहान वंश के शासक थे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इस वंश के जो अगले शासक प्रसिद्ध होते हैं उनका नाम होता है अरुणोराज। तो ये जो अरुणोराज थे, अगर हम आपसे एक सवाल पूछें, जो लोग टेट सुपर टेट की तैयारी करते होंगे, इस समय सीटेट भी सर पे आपके लगा हुआ है, तो एक सवाल खूब रटा जाता है, क्योंकि पर्यावरण में एक टॉपिक है क्या, मेला। तो मेले टॉपिक में से ये सवाल खूब रट रहे हैं सब लोग कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, या भारत के सबसे बड़े पशु मेले का नाम क्या है। तो भारत के सबसे बड़े पशु मेले का नाम है पुष्कर पशु मेला, और कहाँ लगता है, राजस्थान में। तो ये जो पुष्कर नामक जगह है, इस पुष्कर नामक जगह जहाँ आज मेला लगता है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला भारत का, तो इस पुष्कर में वराह मंदिर, बड़ा फेमस मंदिर है। तो इस वराह मंदिर पुष्कर में, पुष्कर कहाँ में है, राजस्थान में, तो राजस्थान के पुष्कर में स्थित वराह मंदिर का निर्माण इसी अरुणोराज ने ही करवाया था। यह याद रखिएगा। और आपको जानकारी के लिए मैंने ये बता दिया कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मेले को चालू इसी ने करवाया था या अरुणोराज, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ मेला लगता है आज पशुओं का सबसे बड़ा, उस पुष्कर में ही वराह मंदिर का निर्माण अरुणोराज ने करवाया था। इतनी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और जान लीजिए, इनके यहाँ एक और शासक हुए विग्रहराज चतुर्थ बीशल देव, ये उनका नाम था, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। एक और शासक हुए थे विग्रहराज चतुर्थ। अब इन 34 में से
कोई इसके पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड रहा होगा तब तो फोर्थ आए हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ थे। इनका नाम एक और नाम था बीसल देव। तो इन्होंने ही एक पुस्तक भी लिखी है जिसको विग्रहराज बीसल देव रासो के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए साफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सीधे हम बात करेंगे अब पृथ्वीराज चौहान के विषय में। और पृथ्वीराज चौहान आप लोग हेडिंग लगाइएगा। और पृथ्वीराज चौहान का जो राज्याभिषेक हुआ था वो था 1178 ईस्वी में, और वो गद्दी पर थे लगभग क्या 1192 तक, क्योंकि 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में ही मोहम्मद गोरी ने जयचंद जैसे क्या कह सकते हैं देशद्रोही शासकों की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। वही चीज़ें अब यहाँ पे हम सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे। उसके पहले दो चार चीज़ें और देखिए। पहले इनका शासनकाल लिखिए, हेडिंग लगाइए सब लोग, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की जो सत्ता थी वो थी, मैंने बताया 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक। पृथ्वीराज चौहान ने एक उपाधि धारण किया था जिसे कहा गया था राय पिथौरा। राय पिथौरा की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की दो राजधानियाँ थी, राजधानियाँ भी समझ लीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान की दो राजधानियाँ, एक राजधानी थी अजमेर राजस्थान, और वही अजमेर जिसकी स्थापना अजय राज ने करवाई थी, और दूसरी इनकी राजधानी थी दिल्ली। और इस दिल्ली को इनके पहले क्या, पृथ्वीराज चौहान के पहले जब अजय राज और औरव राज जैसे शासकों का शासन था तो उस समय दिल्ली को ढिल्लिका के नाम से जाना जाता है। एक बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था। एक विकल्प में पुरानी दिल्ली भी था, तो ज़्यादातर लोग पुरानी दिल्ली लगा के आए थे। अब उनको ये समझ में आया कि अब नई दिल्ली नहीं, ढिल्लिका। मैं यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, प्राचीन नाम ढिल्लिका। प्राचीन नाम ढिल्लिका। तो दो राजधानियाँ थी। इनके किले का नाम राय पिथौरागढ़ था। इनके किले का नाम राय पिथौरागढ़ था। किसके? पृथ्वीराज चौहान के। अब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी यदि एक अजमेर थी और दूसरी राजधानी यदि दिल्ली थी, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक रहा होगा। चलिए अब हम एक मैप बनाते हैं और मैप से स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। इधर हम साफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, यदि हम छोटा मैप बनाएं जो आपको आसानी से दिख भी जाए और चीज़ें भी समझ में आ जाएं, अगर हम इसको कहेंगे तो ये आधुनिक भारत जैसा है। लेकिन उस समय की कंडीशन कुछ ये थी, क्योंकि उस समय भारत में से पाकिस्तान का क्षेत्र अलग नहीं हुआ था। तो उस समय भारतीय इतिहास का मैप कुछ इस तरीके से था। तो देखिए, अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये क्षेत्र है, और दिल्ली की बात करें तो ये क्षेत्र है। अब यदि यह दिल्ली का क्षेत्र है तो दिल्ली के क्षेत्र में भी चौहानों की सत्ता है, और राजस्थान यानी अजमेर यदि राजधानी है तो इस क्षेत्र में भी हिस्सा है। अब चलिए हम सीधे बात करते हैं मोहम्मद गोरी के आक्रमण की। अब मोहम्मद गोरी का आक्रमण आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और यदि हम इधर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि इधर कौन सा राज्य आएगा, पंजाब आएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, आपको मैंने कल जब चालुक्य वंश या सोलंकी वंश पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जब 1178 ईस्वी में चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक मूलराज द्वितीय था, वही मूलराज द्वितीय जिसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी, उसकी माता नायिका देवी और उसके छोटे भाई भीम द्वितीय उसके सैन्य विभाग को संभाल रहे थे। उसी समय 1178 ईस्वी में, मारकर
78 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अन्हिलवाड़ा पर आक्रमण करता है। ये बात आपको याद है तो ठीक है, कल की वीडियो देखे होंगे तो अवश्य याद है, नहीं देखे होंगे तो उसको देखिएगा। तो अन्हिलवाड़ा पर जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है तो उस समय शासक था मूल राजदूती पृथ्वी मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है। और मैंने ये भी कहा था कि मोहम्मद गोरी की यह भारत में प्रथम पराजय थी। वह अगर गुजरात की बात करें या अन्हिलवाड़ा की बात करें तो आपको मैप में समझ में आ ही रहा होगा कि अन्हिलवाड़ा का क्षेत्र कौन सा है, ये है। यदि अन्हिलवाड़ा के क्षेत्र पर वो आक्रमण किया इधर से आकर पश्चिमोत्तर क्षेत्र से, और यहाँ वो पराजित हो गया, तो पहले तो मैंने कल ये आपको बताया था कि वह गुजरात के रास्ते दक्षिण भारत में प्रवेश करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था उससे पहले महमूद गजनवी जैसे शासक आक्रमणकारी 17 बार देश पर आक्रमण करके यहाँ की अतुल संपदा, यहाँ से एक मतलब ढेर सारा धन लूट कर ले गए थे। तो वह भी चाहता था, और उसे ये भी पता था कि भारत में के दक्षिण भारत में मंदिरों की संख्या अधिक है और इन मंदिरों में ही अधिक संपत्ति और धन प्राप्त हो सकता है। इसलिए मोहम्मद गोरी की इच्छा यह थी कि वह गुजरात के रास्ते से दक्षिण भारत की ओर प्रवेश करे। लेकिन जैसे ही गुजरात पहुँचता है, मूल राजदूती जो उस समय चालुक्य अथवा सोलंकी वंश का शासक था, वह पराजित कर देता है अन्हिलवाड़ा के युद्ध में। तो मोहम्मद गोरी के इस सपने पर पानी फिर जाता है, वह फिर वापस चला जाता है और जाता है गजनी। अब ये गजनी क्यों जाता है, जबकि ऐसा आप लोग पढ़े भी होंगे मोहम्मद गोरी गोर प्रदेश का निवासी था, मैं उसको गजनी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इशारा करता हूँ, क्योंकि कल से जो वीडियो स्टार्ट करेंगे हम उसमें तुर्की आक्रमण पढ़ाएंगे, और तुर्की आक्रमण में हमको डिटेल से बताएंगे कि उसका जन्म हुआ था गोर प्रदेश में। गोर प्रदेश पर उसका भाई शासन कर रहा था, जबकि गजनवी वंश की सत्ता पतन की ओर थी। तो मोहम्मद गोरी के भाई ने गजनी प्रदेश को जीतकर मोहम्मद गोरी को सौंप दिया था, इसलिए मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। और अन्हिलवाड़ा से वो पराजित होने के बाद गजनी जाता है, न कि गोर प्रदेश। तो यहाँ गजनी है। फिर उसके बाद लगभग कई वर्षों तक तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद वह अब अपना रास्ता बदल देता है। अब रास्ता बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, अभी तक वह इस रास्ते से भारत में प्रवेश कर रहा था, लेकिन अब जब वो यहाँ पराजित हो गया तो वह रास्ता बदल गया। अब पंजाब के रास्ते से भारत में प्रवेश करने की कोशिश किया, और हुआ भी यही कि वह अब रास्ता बदलने के पश्चात लगभग 1188 ईस्वी के आसपास उसने पंजाब पर विजय प्राप्त कर लिया। कौन? मोहम्मद गोरी। अब बोर्ड पर फिर आइएगा मैप पर, अगर पंजाब पर मोहम्मद गोरी की सत्ता स्थापित हो जाती है तो क्या पंजाब की सीमा राजस्थान से नहीं मिलती? तो कहने का आशय यह है कि जैसे ही मोहम्मद गोरी पंजाब पर आधिपत्य स्थापित करता है, ऐसे में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमाएं टकराने लगी। और जब एक अभी तक मैंने बताया कि अभी तक जो भी भारत में राजपूत शासक शासन किए थे, उनमें सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, सबसे महानतम वंशों में चौहान वंश था। और उन शासकों में, चौहान वंश के 34 शासकों में बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की महानता सबसे अधिक थी। एक महान शासक, एक ताकतवर, एक मजबूत शासक, और उसके अलावा एक आक्रमणकारी। यदि दोनों की साम्राज्य की सीमाएं टकराएंगी तो युद्ध अवश्यंभावी हो जाएगा। वो समय था 1188 ईस्वी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे अब इन दोनों के बीच एक शंका का माहौल, एक शक का माहौल ये होता है कि पृथ्वी कभी ऐसा न हो कि ये आक्रमण कर दे, और कभी ऐसा न हो कि पृथ्वीराज चौहान पंजाब पर आधिपत्य स्थापित कर ले। इसी को देखते हुए आगे सबसे पहले बढ़ा कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में आक्रमण करता है, और उसके बाद जाकर फिर तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। यह बहुत छोटी चीज़ है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब इसके परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान से किसी तरीके से जान बचाकर भागा और वो फिर गजनी पहुंच गया। मोहम्मद गोरी, देखिए अब मोहम्मद गोरी का जब एक उसके पूरे जीवन का एक अगर निचोड़ देखा जाए तो मोहम्मद गोरी एक ऐसा विजेता था, एक ऐसा साम्राज्य संस्थापक था कि वह अपने जीवन में 3 बड़े युद्ध हारता है, और वो 3
बड़े युद्ध हारने के बाद भी इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हो जाता है। इसका एक कारण ये था कि वो जब हारते हुए देखता था तो युद्ध स्थल से भाग निकलता था। और यही हमारे देश के राजपूत शासक 1192 में वही पृथ्वीराज चौहान, वो भी चाहते तो युद्ध से भाग सकते थे, लेकिन राजपूतों की ये कभी ऐसी मानसिकता नहीं थी। तो सफलता के पीछे उसके एक यह भी कारण था। अंधखुद का युद्ध 1205 ईस्वी में मध्य एशिया में मोहम्मद गोरी लड़ता है, वहाँ भी पराजित होता है, वहाँ से भी भाग निकलता है। और भाग निकलने के पश्चात वो फिर से नई तैयारी में जुटता था और जुट के फिर से युद्ध करता था और छल कपट जो भी उसको लगाना होता था उस तरीके से वो युद्ध जीतता था। उसकी सफलता के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था। चलिए अब आगे, अब जब वो गजनी पहुँच जाता है उसके एक साल पश्चात खुद फिर 1192 ईस्वी में वह पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर आक्रमण करता है। अब दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस युद्ध में ठीक विपरीत परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान युद्ध स्थल में ही लगभग मारे जा चुके थे। लेकिन देखिए हमारे यहाँ हमारे राजपूत काल में दरबारी कवि जितने हुए हैं उन दरबारी कवियों की साहित्य को पढ़ा जाए तो बिल्कुल इतिहास अलग दिखता है। देखिए हमको साहित्य नहीं देखना है, हमको इतिहास पढ़ना है। इतिहास वही है जो तर्क एवं साक्ष्य के आधार पर सिद्ध किया जा सके। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे चंद्रवरदायी, वही चंद्रवरदायी जिसने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है, तो चंद्रवरदायी, और चंद्रवरदायी की पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पुस्तक में बड़ी फेमस पंक्तियां हैं। 4 हाथ 24 गज 8 अंगुल परमार, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए चंद्रवरदायी लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने कैंप में ले गया, लेकिन उस समय पृथ्वीराज चौहान क्या शब्द वेदी बाण रामायण से राजा दशरथ के नाम भी समझ के वो भी शब्द आवाज़ सुनकर बाण चलाया करते थे। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान भी बाण चलाते हैं, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। उसके बाद 1205-6 ईस्वी में जाकर मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। तो ये सब एक तरीके से ये था कि चंद्रवरदायी के अपने साहित्यिक दिमाग की उपज थी, एक कल्पना मात्र थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहीं से पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और दिल्ली और अजमेर पर फिर से क्या पहली बार भारतीय इतिहास में पहली बार तुर्कों की सत्ता स्थापित हो जाती है। और उसके पश्चात फिर दिल्ली पर कभी भी किसी हिंदू शासक की सत्ता नहीं स्थापित होती। हाँ, कुछ विद्वान ये अवश्य मानते हैं कि हुमायूं के मृत्यु के पश्चात हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, कुछ दिनों के लिए उसकी सत्ता थी, लेकिन वह एक विधिक शासक नहीं था, वह एक शासक की उपाधि नहीं धारण कर सका था वह। जबकि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर सत्ता संभालने वाले अंतिम शासक होते हैं। तो ये था पूरा पृथ्वीराज चौहान का इतिहास। इनमें से आपको तराइन के दोनों युद्धों को जानना है, इसके अलावा युद्ध के कारण जानने हैं, इसके अलावा आपको पृथ्वीराज चौहान का परमादिदेव से युद्ध हुआ था, ये भी हम बताए थे। इसके अलावा जयचंद से भी युद्ध हुआ था संयोगिता के लिए। अब हम उनके अगर वो बातें फिर से बताते तो पृथ्वीराज चौहान के चैप्टर में ये फिर से रिपीट होती, इसलिए हमने आपको वहीं बता दिया। तो आप जानते रहिए कि परमादिदेव को भी पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। इसके साथ मूल राजदूती, वही मूल राजदूती जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, पृथ्वीराज चौहान का उनसे भी युद्ध होता है, लेकिन युद्ध का परिणाम नहीं निकलता, दोनों वंशों के बीच एक संधि हो जाती है। तो ये था चौहान वंश का इतिहास और अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान की गाथा, जो भारतीय इतिहास में बड़ी फेमस है। और देखिए एक चीज़ें और हैं, जैसे हर्षवर्धन के विषय में हमने कहा था कि ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन उतना महान नहीं था जितना कि उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उसे बना दिया। कुछ ऐसी साहित्यिक कल्पनाएं यहाँ भी हैं, लेकिन इन सभी को दरकिनार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वीराज चौहान अपने समय का एक ताकतवर, एक मजबूत
और बेहतर शासक था। ठीक है, तो आज से राजपूत काल यहीं से समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो कल से अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे। वैसे मध्यकाल तो हम इससे भी मानकर चलते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे पूर्व मध्यकाल की उपमा दे देते हैं। तो चलिए, चाहे पूर्व मध्यकाल हो चाहे मध्यकाल हो, पढ़ना तो देश का इतिहास ही है। इतिहास को बांटने का सिर्फ एक ही कारण है, पढ़ने की सुविधा की दृष्टिकोण से, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में बांट देने से एंशिएंट लग जाता है कि भारतीय प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन यानी तुर्की सत्ता का इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि भारत की गुलामी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पढ़ना तो हमको इतिहास ही है। तो एक हिस्सा आज से समाप्त होता है। कल से हम लेकर नया चैप्टर आएंगे, इस्लाम धर्म का उदय। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से हम स्टार्ट करेंगे इस्लाम धर्म के उदय और उनके प्रारंभिक 4 खलीफाओं और अंतिम खलीफा जिसकी समाप्ति अंग्रेजों की सहायता से तुर्की का मुस्तफ़ा कमाल पाशा करता है। तो अंतिम खलीफा तक की चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम भारत पर तुर्कों का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, जिसका आक्रमण पृथ्वीराज चौहान के समय हुआ था। तो ये चीज़ें मतलब एक दिन में हम इस्लाम धर्म का उदय, उसके बाद फिर एक एक आक्रमण एक एक दिन में समझेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे दास वंश या गुलाम वंश 1206 ईस्वी, पहला भारत का तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मध्यकाल पढ़ने में आपको उतना समय नहीं लगेगा और मध्यकाल से गिने चुने शासकों से सवाल आते हैं, इसलिए आपको उन्हीं को पर फोकस करना है। और बाकी सत्ताएं तो बहुतों की आई हैं, लेकिन वहाँ से सवाल आपको नहीं आना है। आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ना है, रणनीतिक पढ़ना है, कूटनीतिक पढ़ना है, जहाँ से सवाल आते हैं उन्हीं पर फोकस करना है। बाकी इतिहास का सिलेबस बहुत लंबा है, आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सिलेबस कभी समाप्त नहीं होगा। तो ठीक है, और बाकी अगर हम लोगों का मेहनत, हम लोगों का काम पसंद आता हो, अच्छा कंटेंट मिलता हो, बेहतर समझ में आता होगा, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये आप लोग अक्सर सब कहते हैं कि सब हमने कर दिया, आप कर दिए हैं तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से कह के सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तब जाके हम लोगों को भी थोड़ा सा हौसला बुलंद होगा, हम लोग भी लगेगा कि हाँ काम ठीक हो रहा है। ठीक है, यहीं से थैंक यू, नमस्कार।